हेलो। तो अब हम प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़रमेंट मेथड को हम देख रहे थे। उसमें हमने दो मेज़रमेंट मेथड पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था पॉइंट मेथड और पहला हमने पढ़ा था मैथमेटिकल अप्रोच और दूसरा हमने पढ़ा था पॉइंट मेज़रमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम शुरू करेंगे तीसरा मेथड जिसे हम कहते हैं टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटलेट मेथड का मतलब होता है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के आधार पर भी हम मांग के लोच की गणना कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता अगर व्यय करता है तो वह जितनी प्रेफरेंस देता है उस हिसाब से वो व्यय करता है। इसे हम एक सिंप्लीफाई तरीके से ये समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि एक कंज्यूमर एक्स है, वो कोई वस्तु को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो अगर उसकी कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसकी अगर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब उसका व्यय एक जैसा रहता है। इसका मतलब यह है कि वह उसे बहुत प्रेफरेंस में उसे बहुत नीचे नहीं करता, ना ही उसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। लेकिन अगर वो किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर यदि उसकी मांग बढ़ा देता है, माने उसमें व्यय बढ़ा देता है, तो इसका मतलब यह है कि उसे वो प्रेफरेंस देता है। इसका मतलब वो उसके लिए एक प्रेफरेंसेबल वस्तु है। इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी उसके लिए ज़्यादा है। और अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत कम हो रही है और उसमें वो अपना व्यय कम कर रहा है, तो इसका मतलब उस वस्तु की इलास्टिसिटी उसके लिए कम है। तो व्यय विधि से भी हम मांग की लोच को निकाल सकते हैं। बस यह है कि इसमें हम तीन तरह की ही मांग की लोच माप सकते हैं, जिसकी मांग की लोच 1 हो, जिसकी मांग की लोच 1 से ज़्यादा हो, या जिसकी मांग की लोच 1 से कम हो। तो टोटल व्यय विधि समझने के लिए हमारे पास एक चार्ट है, हम उसे एक शेड्यूल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लिया कोई एक वस्तु एक्स है, एक्स वस्तु के संदर्भ में हम मांग की लोच देख रहे हैं। अगर मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि कीमत अगर 10 है तो वो क्वांटिटी कितनी लेता है, 20। इसका मतलब टोटल उसका जो एक्सपेंडिचर होता है टोटल एक्सपेंडिचर उसका है 200 यूनिट। लेकिन जैसे ही कीमत कम होकर 8 होती है तो क्वांटिटी बढ़ा देता है और वो 30 यूनिट कंज्यूम करता है, लेकिन उसका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और वो होता है 240। फिर जैसे ही कीमत कम होकर 4 हो जाती है वो फिर क्वांटिटी बढ़ा लेता है 70। इसका मतलब इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, कीमत के कम होने पर मांग बढ़ रही है। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें, 4, 8, 10 कर लें तो क्वांटिटी कम होकर 70, 30, 20 हो जाएगी। इसका मतलब मांग का नियम काम कर रहा है। लेकिन अगर हम व्यय की तरफ ध्यान दें तो जैसे जैसे उसकी कीमत कम होती जा रही है, मांग तो बढ़ रही है लेकिन व्यय बढ़ता चला जा रहा है। पहले 200 यूनिट खर्च करता था, फिर वो 240, फिर वो 280 खर्च करने लगा। इसका मतलब कि कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हुई, साथ साथ व्यय में भी वृद्धि हुई। तो ऐसे वस्तु की मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी। तो कुल व्यय विधि यह बताता है कि मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी, जिसमें कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय में वृद्धि होती है। माने इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू द डिक्रीजमेंट इन अ प्राइस इज सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। अब हम ले लें दूसरा, जिसमें हम ये मानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, 1 के बराबर है। वहाँ भी हम यही प्राइस का चेंज लेंगे, स्ट्रक्चर सेम लेंगे, 10, 8, 4। यहाँ पर भी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब मांग का नियम काम कर रहा है। क्वांटिटी 20, 25 और 50 हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर देखिए वो 200, 200, 200। इसका मतलब उसके एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह वस्तु न ही इलास्टिक है, न ही इनइलास्टिक है, न ही लोचदार है, न ही बेलोचदार है। माने कीमतों में परिवर्तन होने से मांग का नियम तो अप्लाई करता है लेकिन व्यय में बहुत वृद्धि नहीं करता, व्यय को समान बनाए रखता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग की लोच क्या होगी, 1 होगी। मांग की लोच 1 से कम कब होगी, जब कीमतों में परिवर्तन से मांग में तो वृद्धि हो रही है। देखिए प्राइस 20, 10, 8, 4 है, क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है 20, 24, 30, लेकिन व्यय पहले 200 था, वो घट के 192 हुआ, फिर घट के 120 हो गया। इसका मतलब क्वांटिटी कंज्यूम तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। तो जब कीमतों में कमी होने से व्यय में भी कमी हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी 1 से कम है। इसका मतलब वो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। तो दिस इज़ द थर्ड मेथड इज़ नोन एज अ टोटल आउटले मेथड। अब हम चलते हैं चौथे मेथड की तरफ, जिसे हम कहते हैं आर्च मेथड। आर्च मेथड उस मेथड के विरोध में, उस मेथड में सुधार है जिसे हम मैथमेटिकल अप्रोच कहते हैं, या हम पॉइंट मेथड जो भी कह लें, जिसमें हम ये फार्मूला पढ़ते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू। तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 बिंदु है, इसे हम देख सकते हैं कि पॉइंट मेथड या मैथमेटिकल फार्मूला ये कहता है कि अगर हम ए बिंदु पर
अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चलें तो जब हम ए बिंदु पर जो मांग की लोच मापेंगे वो अलग आएगी, और अगर हम बी बिंदु पर मांग की लोच लें जब हम ए पर जाएं तो वह मांग की लोच अलग अलग होगी। इसलिए एक ऐसे मेथड की रचना की गई, एक ऐसा मेथड क्रिएट किया गया जिसमें जो डिसिमिलरिटी है वो सही हो जाए। फिर से एक बार समझते हैं, यदि हम मांग की लोच को पॉइंट ए पर मेज़र करें जबकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो मांग की लोच अलग आएगी। यदि हम बी बिंदु पर मेज़र कर रहे हैं जबकि हम ए बिंदु पर जाएं तो मांग की लोच अलग आएगी। हम एक इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। पहले आर्स मेथड के समझने के पहले हम एक उदाहरण से इसे समझें। जैसे मान लिया कि हम ये मान लें कि एक किसी वस्तु की प्राइस P1 15, P2 10, Q1 10 और Q2 100 है। तो अगर हम P1 और Q1 माने पहले प्राइस और क्वांटिटी को इनिशियल लें, इसे हम पॉइंट ए कह दें और इसे हम पॉइंट बी कह दें, तो जब हम ए से बी की तरफ चलें तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, Q2 माइनस Q1, तो 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1, तो 10 माइनस 15 तो इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू P1 डिवाइडेड बाई Q1, तो P1 क्या है 15 डिवाइडेड बाई Q1, तो ये आपका हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो आ गया -3/2। अब अगर हम इसी को उलट दें, उलट देने का मतलब ये है कि हम इसको अब प्राइमरी ले लें, P2 और Q2 को अगर हम प्राइमरी ले लें प्राइस और चेंज को हम P1 और Q1 ले लें तो देखिए हमारा देखिए उत्तर बदल जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ पर डेल्टा Q क्या होगा, डेल्टा Q तो वही होगा, अब वो क्या है, तो अब यहाँ पर डेल्टा Q क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा आपका -50 और डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा आपका 5। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या होगी, P2 माइनस Q2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 150। इसे जब हम सही करेंगे तो ये आपका 3 हो गया और ये ऊपर 2 हो गया, ये हो गया -2/3। अब देख लीजिए इनिशियल लेवल बदलने से ए से बी पर, बी से ए पर जाने पे मांग की लोच -3/2 -2/3 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इस डिसिमिलरिटी को दूर करने के लिए जो फार्मूला आया उसे हम आर्च मेथड कहते हैं। आर्च मेथड का फार्मूला ये है, वो ये कहता है कि ए से बी पर चलें चाहे बी से ए पर चलें, इसका मतलब इसमें जो मांग की लोच मापी जाती है वो इसके बीच में मापी जाती है, उसके रेंज में, या किसी एक बिंदु के मांग की लोच का माप नहीं करता, यह दो बिंदुओं के बीच के मांग की लोच का माप करता है, या किसी बिंदु पर माप की लोच नहीं मानता। इसे हम आर्च मेथड कहते हैं। तो ये क्या है, ये फार्मूला वही है, बस इसका डिनोमिनेटर बदल जाता है। तो फार्मूला इसका वही है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज क्वांटिटी लेता है, न कि इनिशियल क्वांटिटी, और डिवाइड बाई P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 मैंने एवरेज प्राइस लेता है, न कि इनिशियल प्राइस। तो फार्मूला आपका ये हो जाता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम ये लेंगे तो ये हो जाएगा -50/5 और 25, ये दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250, तो ये हो जाएगा आपका -1। आप देख लीजिए पॉइंट पर जो है इलास्टिसिटी -3/2, बी पर -2/3, लेकिन इसके बीच में जो इलास्टिसिटी है -1 है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट मेथड में पॉइंट पर इलास्टिसिटी मापी जा सकती है, लेकिन आर्च मेथड में इनके बीच में इलास्टिसिटी मापी जाती है और वो आती है -1। तो दिस इज आर्च मेथड। तो 4 मेथड होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, हमने पढ़े। अब हम देखेंगे डिग्री कितने प्रकार की होती है प्राइस इलास्टिसिटी की। प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री 5 प्रकार की होती है। पहली डिग्री की बात करें, पहली डिग्री होती है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब है पूर्णतया लोचदार मांग, जो यह बताती है कि कीमतों में परिवर्तन हो चाहे न हो, लेकिन मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो मांग वक्र है वो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, यहाँ पर जो मांग की लोच होती है वो अनंत के बराबर होती है। दूसरी डिग्री है वो हाईली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब कि लोचदार मांग, इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए कीमतों में परिवर्तन जो हो रहा है मांगे जाने वाली मात्रा में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कि द चेंज इन क्वांटिटी इज़ हायर देन द रिस्पॉन्सिव चेंज इन द प्राइजेज।
माने कि मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन है, आनुपातिक परिवर्तन है, वो कीमतों से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो, कीमतों में परिवर्तन कम हो उससे, तो वहाँ पर जो मांग होती है वो लोचदार होगी और उसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। दिस इज़ अ सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री यूनिट इलास्टिक, माने कि इकाई लोचदार। कीमतों में जितना परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन हो, सामान्य बराबर मात्रा में परिवर्तन हो, तो वहाँ पर जो मांग की लोच होगी वो 1 के बराबर होगी, तो उसे हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। चौथे की बात करें, चौथे को हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब कि द रेसिप्रोकल चेंज इन द प्राइस इज़ हायर देन द रेसिप्रोकल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन मांगे जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा है। कीमतों में परिवर्तन ज़्यादा होता है, मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन कम होता है, उसे हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। बेलोचदार मांग कहते हैं, इसका मान हमेशा इकाई से कम होता है। और पाँचवा जो है वो होता है परफेक्ट इनइलास्टिक। इसका मतलब कीमतों में चाहे जितना भी परिवर्तन हो जाए, मांगे जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। हमेशा नेसेसिटीज आइटम में, जैसे जीवन निर्वाह वस्तु में कीमतों में अगर परिवर्तन होता भी है, जैसे दवा में अगर कोई परिवर्तन होता है फिर भी मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, तो व्यवहारिक रूप से परफेक्ट इलास्टिक हम उसी को कहते हैं। जीवन निर्वाह की वस्तुएं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो वहाँ पर परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड होती है, जिसमें मांग की लोच 0 के बराबर होती है। जीवन निर्वाह की वस्तुओं से हटकर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बिना हमारा काम, जिनके बिना हम मर तो नहीं जाते, लेकिन जिनके बिना हमारा जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ऐसी वस्तु में इनइलास्टिक डिमांड होती है। जैसे कपड़े हैं या अन्य ज़रूरत के सामान हैं जिनके बिना मर नहीं सकते लेकिन जीवन कठिन हो जाता है, ऐसे वस्तु में जो मांग होती है वो इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। लेकिन एक सामान्य वस्तुएं होती हैं उनमें यूनिट इलास्टिक होती है। लग्जीरियस गुड्स जो होती है उसमें वो हमेशा इलास्टिक होती है। इसका मतलब अगर उसमें कीमतों में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो मांगे जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो जो लग्जीरियस गुड्स होती हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, वो इलास्टिक होती हैं। जो जीवन निर्वाह की वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो इनइलास्टिक होती हैं। थैंक यू।